नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक भैया विकास अग्रवाल जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली आबकारी नीति केस हाईकोर्ट में खारिज की याचिका, केजरीवाल गिरफ्तार। भाजपा का मेगा इंजीनियरिंग से 454 करोड़ रुपए चंदा मिला। न्यूयॉर्क दुनिया में पहली बार 62 साल के बुजुर्ग को ट्रांसप्लांट हुई शुगर की किडनी। चुनावी बॉन्ड में संबंधित यूनिक नंबर सारे डेटा सार्वजनिक। अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर फैक्ट चेकिंग यूनिट पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। जी जी देखिए, पूरा मामला हाई कोर्ट में जब याचिका उनकी खारिज हुई है, उसके बाद में ईडी की टीम ने और केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। और मोदी जी के शासनकाल में कोई भी भ्रष्टाचारी वो किसी भी पद पे आसीन हो, बच पाना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं एक मैसेज है, जो भ्रष्टाचार करने का प्रयास करते हैं या कर रहे हैं, और इनके ऊपर में हजारों करोड़ का मामला है। शराब नीति के ऊपर में इनके एक मंत्री जेल में हैं और लगातार केजरीवाल जी बच रहे थे और हील हवाला कर रहे थे। तो फाइनली ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर में मामले साबित भी हो चुके हैं। इंडी गठबंधन का कहना भी है कि लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले परेशान किया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है और इसको कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के लोग इसको ये मान सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय में, क्योंकि ये पिछले 5 साल से लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और देश में एक ऐसी एजेंसी आई है और जो भ्रष्टाचारियों के गिरेबान में हाथ डाल के उनको जेल तक लेके जा रही है। बिल्कुल, उसको छत्तीसगढ़ में भी जोड़ा जाए तो कोयले का और शराब का पूरी घटना तो हुई है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। देखिए क्या है, तात्कालिक उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में और जितने भ्रष्टाचार हुए, एक आम आदमी उससे उस पूरे भ्रष्टाचार को जानता था। और कहीं ना कहीं ईडी की जब सख्ती हुई तो धीरे धीरे आज लोग 2-2 साल 2.5 साल से ईडी की गिरफ्त में और जेल में है। बिल्कुल, उसी पे एक और खबर है। प्रदेश में आईटी छापे, राजधानी राजनांदगांव में बड़ी कार्रवाई। क्या लगता है भैया, इसमें शराब घोटाले से जुड़ा हुआ तार है? जमीन घोटाला भी है, जिसमें पूर्व मंत्री के करीबियों के भी नाम आ रहे हैं। देखिए, अमरजीत सिंह के। जी हाँ, प्रदेश के अंदर में 5 साल के अंदर में और एक संगठित गिरोह बना के और कांग्रेस के जो मंत्री थे, कांग्रेस के जो मुखिया थे, उन लोगों ने हर जगह, चाहे वो जमीनों की अफरा तफरी का मामला हो, चाहे शराब का सिंडिकेट बना के लूटने का मामला हो, और चाहे कोयले के नाम पे और वसूली का मामला हो, इन सारी चीज़ों में संलिप्तता जो है वो कांग्रेसी लोगों की रही है। वो लगातार हर चीज़ों में साबित होता रहा है। और इसी तारतम्य में भूपेश बघेल जी के ऊपर में भी अभी परसों 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसको आप बिल्कुल इस नाम से बोल सकते हैं कि चुनाव का समय डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। ये मामला लगातार चल रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल के बाद भूपेश बघेल का भी नंबर आ सकता है? बिल्कुल 100% आएगा। बिल्कुल। लोकसभा कोरबा में अब तक कोई 2.8% से अधिक मार्जिन से नहीं जीता। हर चुनाव में 3 सीटों पर रहती है कांटे की टक्कर। इस बार भी कोरबा, राजनांदगांव, जांजगीर और महासमुंद फंसी हुई है। क्या लगता है भैया, क्या होगी कोरबा की स्थिति? दोनों महिलाएं अब की बार सामने सामने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में किसी भी सीट में या कहीं भी फंसने या कांटे की टक्कर जैसा विषय नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 11 की 11 सीटें, और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत रही है। दूसरा, जहां तक विषय कोरबा का है, कोरबा के हम लोग अभी वोट अपील के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और सरोज दीदी लोगों के बीच में जा रही है। तो जो एक उत्साह लोगों में है, वो उत्साह देखते ही बन रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मतलब वो कारण बिल्कुल लॉजिकल कारण है। 5 साल श्रीमती ज्योत्सना महंत जी इस लोकसभा सीट से सांसद रही और 10 साल एक बीच की पंचवर्षीय को छोड़ के डॉक्टर चरणदास महंत जी यहाँ से सांसद रहे और 5 साल वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। क्षेत्र के अंदर में क्या विकास हुआ है, क्षेत्र के अंदर में कितना विकास हुआ है, एक बार एक विषय आ रहा है कि सांसद नदारद थी, सांसद लापता है, इस तरीके की भाजपाइयों ने इसके पहले एक बार लगाया था लापता सांसद। वो बातें 100% जायज है। मतलब 5 साल के अंदर में हमने किसी भी एक ऐसे कार्यक्रमों में, सार्वजनिक कार्यक्रम में या डेवलपमेंट के कोई कार्यक्रम में हमने ज्योत्सना महंत जी को हमने कहीं नहीं देखा, जनता से सीधे जुड़े हुए मामले में। एक दूसरा चीज, आपकी 5 साल सरकार थी, आप
कोरबा में आज जिस तरीके से और डेवलपमेंट होना चाहिए था, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज रेलवे का बहुत गंभीर मुद्दा है, आपने एक बार भी लोकसभा में रेलवे के विषय में आवाज नहीं उठाई। हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, आपने हेल्थ के लिए क्या किया? एजुकेशन बहुत बड़ा है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। तो अनगिनत ऐसे मामले हैं और पूरी तरीके से सांसद जी विफल रही हैं। और इस बात का, और हमको तो फक्र है कि कोरबा जैसी सीट से राष्ट्रीय नेतृत्व के एक हमारे यहाँ से महिला और यहाँ प्रत्याशी हमारे यहाँ से। बिल्कुल, बार बार लेकिन ये भी कहा जाता है कि पैरासूट प्रत्याशी है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में और कोई प्रत्याशी पैरासूट नहीं होता। अगर ये पैरासूट हैं तो इससे बड़ी पैरासूट और 15 साल के हमारे चरणदास महंत जी और श्रीमती ज्योत्सना महंत जी है, वो ना हमारे लोकसभा की है ना हमारी किसी विधानसभा की है। तो लोकसभा के अंदर में मोदी जी का मूल निवास गुजरात है, वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, सबसे मूल विषय की बात है कि हमको एक ऐसा नेतृत्वकर्ता मिलना चाहिए जो हमारे क्षेत्र की, हमारी लोकसभा की, हमारी विधानसभा की सुध ले, दिल्ली में हमारे लिए प्रश्न उठाए और पैसे का सदुपयोग हमारे यहाँ हो। बिल्कुल। कांग्रेस नेताओं ने किया भाजपा प्रवेश, सह प्रभारी नवीन बोले देश की दशा और दिशा बदल रही है। क्या लगता है, इस खबर से अलग थोड़ा सा है। पाली में लगभग 1200 कांग्रेसियों ने भाजपा प्रवेश किया था, जिसको लेकर वहां के भाजपाइयों ने विरोध किया है कि ठेकेदारी चमकाने के लिए लोग फिर से भाजपा में आ गए। क्या लगता है, दल बदल जो चलता है ये सिर्फ लाभ लेने के लिए कि वाकई में विचारधारा की ओर रहती है? देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचारधारा वाली पार्टी है और अपने सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात से आज दिनांक तक उसी दिशा में काम कर रही है। पार्टी का अपना एक एजेंडा और एक मोटो है। बहुत सारे लोग जो किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस में चले गए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लगता है कि नहीं, विचारधारा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ है, उनकी विचारधारा से अगर पार्टी मैच करती है तो वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं और विचारधारा के साथ में आ रहे हैं। दूसरा, जो आपने एक प्रश्न पूछा मेरे से कि कहीं ठेकेदारी चमकाने के लिए, तो ऐसे लोग भी आ रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोगों का पार्टी में शॉर्ट टर्म का स्थान होता है। जब उनको पता चलता है कि नहीं, पार्टी में ठेकेदारी चमकाने के लिए पार्टी नहीं है, तो वो वापस चले जाते हैं। अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि डॉक्टर चरणदास महंत ने एक बयान दिया है कि पूर्व मंत्री के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाजपा में शामिल हो जाए। देखिए, इसका कल हमारे लोकप्रिय विधायक और मंत्री भैया लखनलाल देवांगन जी ने बड़ा स्पष्ट उस पूरे परिप्रेक्ष्य में उस विषय को रखा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर दबाव नहीं बना रही है कि आप हमारी पार्टी में आइए। लोग स्वयं प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आ रहे। दूसरा, मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूछना है कि उनकी पार्टी में उनको कितना सम्मान मिल रहा है। हमारी पार्टी में हमारे लोगों को बहुत सम्मान है। उनके कांग्रेस की जब सरकार थी, कलेक्टर और एसपी उनकी बात नहीं सुनते थे, आए दिन उनसे विवाद होता था, क्षेत्र का पूरा विकास कार्य इस आपसी विवाद में ठप पड़ा था। तो इतना सम्मान हमारे यहाँ एक आम कार्यकर्ता का होता जितना उनके मंत्रियों का नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्था की लड़ाई है। बिल्कुल। फाइनेंशियल ब्रोकर के आधा दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर आईटी के छापे। क्या लगता है, जिस तरह बीते 5 वर्षों में सरकारी जमीनों पर कब्जा करके व्यवस्थापन कराकर जिस तरह से खेल खेला गया है, उसके बाद अब ईडी लगातार आईटी की टीम इस पर कार्रवाई करेगी। क्या लगता है, 5 वर्षों में किस तरह का खेल खेला गया है? देखिए, लगातार सरकारी संपत्तियों का दोहन, लगातार सरकारी व्यवस्थाओं के साथ में खिलवाड़ कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया है। और हम लोग लगातार इसके ऊपर में चर्चा करते हैं। और कहीं ना कहीं अब एक वक्त आ गया है कि उनके लिए एक विभाग बना दिया जाए जिसमें सिर्फ उनके कार्यकाल की शिकायत होती रहे और लगातार उस पर जांच कर करके कार्रवाई करते रहे, क्योंकि इनके अपराधों की सूची इतनी लंबी है कि इसको निपटाने में पूरा 5 साल अलग से लग जाएगा। बिल्कुल। भूपेश बोले पीएससी में कोई गबन या घोटाला नहीं हुआ है, यह भाजपा के स्लीपर सेल का दुष्प्रचार। अरुण सिसोदिया के आरोपों का दिया जवाब। क्या लगता है, यह भूपेश बघेल का कहना है कि पीसीसी में कोई गबन या घोटाला नहीं हुआ है, जबकि वहां लिखित पर है कि इतने करोड़ रुपए लगभग ट्रांसफर किया गया था। क्या कहना चाहेंगे, आपसी मतभेद अब बढ़ता जा रहा है? देखिए, क्या है, भूपेश जी जिस विषय में जितनी सफाई दे रहे हैं वो मामला उतना गंभीर है, ये हर आदमी और सारे लोग समझने लगे हैं। पीसीसी में कोई घोटाला नहीं है, किसी भी चीज में जांच कराने से वो डरते हैं। तो अब आपसी खींचतान इतनी बढ़ गई है कि धीरे धीरे वो चीजें निकल के बाहर आने लगी है। बिल्कुल। चैन स्नैचिंग गिरोह में जुड़े 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्रकार वकील बताने वाला निकला चैन स्नैचिंग गिरोह का मास्टरमाइंड।
क्या लगता है जिस तरह से अभी वेब पोर्टल और तमाम चीज़ें जो कथित तौर पे पत्रकार बनते हैं, इसके लिए भी कुछ ऐसा नियमावली बनना चाहिए? देखिए क्या है, ये बहुत गंभीर विषय है जी। आज जो हम लोग चौथा स्तंभ जिनको मानते हैं जी, और कहीं ना कहीं उस विषय के ऊपर में अब लोग पत्रकार किसको समझे जी। मतलब एक राह चलता आदमी अपनी गाड़ी में प्रेस लिखवा लेता है तो कहीं ना कहीं मेरा तो जो प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं जी, उनको इसके ऊपर में और प्रशासन को एक व्यवस्था देनी चाहिए कि भैया ये प्रेस है, ये प्रेस नहीं है जी। बिल्कुल। आज पोर्टल एक ऐसी चीज हो गई है जिसका कोई वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, और लोग इतनी सारी चीजों पे तो 5-7 हजार रुपए देके उसको बनवा लिया। तो उसके ऊपर में भी प्रशासन को एक व्यवस्था देनी चाहिए कि भैया ये रजिस्टर्ड पोर्टल है, इसका एक, क्योंकि उसका भी यूनियन बना हुआ है और एक आदमी 4 लोगों को जोड़ के और पोर्टल के नाम से सारी चीजें चल रही है जी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी इसमें ठगा हुआ सा महसूस करता है। बिल्कुल, आने में देरी जाने की जल्दी। 2 साल पहले 5 डे वर्किंग डे की शुरुआत, लेकिन अब सरकारी कार्यालयों में अब भी लेट लतीफ़ी। सख्ती पर कोई असर नहीं। दफ्तरों में सरकारी धर्रा खुलने का समय 10 बजे, पर 10:30 बजे भी कहीं ताला तो कहीं सफाई। क्या लगता है जिस तरह से 2 वर्ष पहले सप्ताह में 5 दिन सिर्फ सरकारी खोलेंगे दफ्तर, उसके बाद नहीं लगता है कि लगभग सिर्फ 4 ही दिन काम होता है? 4 दिन भी आप ज्यादा बोल रहे हैं। टीएल और ये सब हो जाता है। मतलब तो जो सरकारी दफ्तरों की व्यवस्था है जी, चाहे वो आप CMHO का ऑफिस हो जी, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफिस हो, चाहे जितने भी बड़े विभाग हैं जी, आप वहां जाएंगे तो 11 बजे के पहले कोई अधिकारी पहुंचने को तैयार नहीं है जी। 1:30 घड़ी में बसता है तो लंच टाइम उनका हो जाता है जी। और जैसे जैसे गर्मी का समय बढ़ता जा रहा है जी, 4 बजे 5 बजे आते हैं और 6 बजे 7 बजे तक रवाना चलते हैं। तो इस व्यवस्था को एक तो बायोमेट्रिक होना चाहिए जी, कि सुबह 10 बजे आपका बायोमेट्रिक सब जगह होना चाहिए जी। भाई आज सरकार की तरफ से आपको तनख्वाह मिल रही है जी, तो कम से कम लोगों को, क्योंकि आपको हफ्ते में और 5 दिन ही काम करना है जी, और उस 5 दिन में भी 1-2 छुट्टी सरकारी अलग से घोषित होती है, तो इस व्यवस्था में बायोमेट्रिक लगना चाहिए। बिल्कुल। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर छत्तीसगढ़ की युवाओं से ठगी। 5 साल में 6000 केस। चकरभाटा कैंप में कभी भी थी पानी की बड़ी किल्लत, अब 1500 से ज्यादा घरों और दुकानों में कुआं, गर्मियों में इन्हीं के सहारा। क्या लगता है जिस तरह से नल जल योजना का भी काफी तेजी से काम चल रहा है, क्या लगता है कब तक व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? देखिए उमेश भैया, ये जल प्रदाय जो योजना थी जी, और पहले जल की जो किल्लत थी जी, पूरे भारतवर्ष में लगभग अखबारों में जैसे ही मार्च एंड और अप्रैल का समय शुरू होता था तो पानी के लिए मचा हाहाकार। अपन यहाँ भी देखते थे निकाय क्षेत्रों में मटके लेके लोग प्रदर्शन करते थे। अपन उस दौर से निकल चुके हैं। बिल्कुल। आज जिस तेजी से अमृत मिशन का मोदी जी ने काम चालू किया है, ये एक सोच थी कि पीने का स्वच्छ पानी प्रत्येक घर में नल के माध्यम से पहुंचाया जाए। उसी तारतम्य में लगभग पूरे भारतवर्ष में 70% स्थानों पे काम कंप्लीट हो चुका है और 30% जगह जो बचे हैं वो सब जगह काम चल रहा है। तो आने वाले समय में कम से कम पानी के लिए हाहाकार पूरे भारत में मचना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण से बातचीत। भाजपा के पास नेता भी है, नीति भी, विपक्ष के पास दोनों नहीं है। क्या लगता है भैया, वाकई एक बात तो है 5 लोकसभा में अभी भी कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही छत्तीसगढ़ में किसको उतारा जाए, क्या लगता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास में नीति भी है और नेता भी है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है जी। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऐसे कद काठी के लोग 70 साल पुरानी पार्टी जिन्होंने देश पे शासन किया जी, उस पार्टी में थे, उनके साथ थे जी। और कहीं ना कहीं हमारी नीति से प्रभावित होके, हमारी व्यवस्थाओं से प्रभावित होके हमारे दल पे आ जाए हैं और हमारे दल के साथ में बहुत अच्छे से चल रहे हैं जी। कांग्रेस के जो दुर्भाग्य है वो ऐसे प्रदेश जहां पे कांग्रेस 80 सीटों पे, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश पे 80-80 सीटों पे चुनाव लड़ती थी जी। और एक समय था 65 सीट, 68 सीट, 62 सीट जीत के आती थी। आज गठबंधन के सहारे उनको 10 सीट, 5 सीट, 15 सीट का ऑफर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका हश्र पूरे देश में क्या हो चुका है। दूसरा, सरकार बनाने की बात करते हैं, आप पूरे 543 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आधी से कम सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार बनाने की बात करते हैं।
बिल्कुल। पश्चिम बंगाल संदेह खाली प्रकरण भी बना मुद्दा। हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है भाजपा। क्या लगता है भैया, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है? प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है राम मंदिर का, अब ज्ञान व्यापी और मथुरा की बारी है कहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, ये एक नारा चलता था आडवाणी जी के समय, अटल जी के समय में। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो सिद्धांत थे, अपनी जो नीतियां थी, उसके ऊपर में काम कर रही है। भगवान राम का जो मंदिर है वो उसी नीति और सिद्धांत का रिजल्ट है। एक दूसरा, वेस्ट बंगाल के लिए आपने कहा अति का अंत होता है। ममता बनर्जी की अति का वहां पे अंत बिल्कुल करीब है। इस लोकसभा के बाद में तुरंत विधानसभा के भी चुनाव हैं और दोनों चुनाव में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। वहां पे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे संदेश खाली हैं उमेश भाई। ये तो एक संदेश खाली से 4 महिलाओं ने आवाज उठाई और पूरे देश के सामने में वो आ गया। बिल्कुल, मतलब वहां पे खुले रूप से और गौ मांस का विक्रय होता है। मैंने अपनी आंख से वहां पे देखा है। बिल्कुल, और लोगों के अंदर में एक डर का भाव है। जो माँ माटी और मानुष का जो उनका नारा था वो पूरी तरीके से वहां ध्वस्त हो चुका है। वहां पे सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार चल रहा है। बिल्कुल। आयकर विभाग ने लिखा मुख्य सचिव डीजीपी को गोपनीय पत्र। पुनर्वास पट्टे की खरीद फरोख्त में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की मिली भगत। बांग्लादेशी शरणार्थियों को मिली सरकारी जमीन पर पट्टा, कौड़ियों में खरीद कर करोड़ों में बेचा। क्या लगता है भैया, पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अब जिस तरह से पुराने कुकर्म सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उमेश भैया, पट्टे की खरीदी और सरकारी जमीन को और एक निश्चित राशि पटा के और प्राइवेट आदमियों को देने की परंपरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में और उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। एक जानकारी के हवाले से खबर ये थी कि उन्होंने अपने विधायक और मंत्रियों को बोल दिया कि जाके आप लोग सरकारी जमीन सर्च कर लीजिए, जहां जहां पे है उस पे पहले काबिज हो जाइए, और उसके बाद में ये स्कीम लॉन्च की गई। आज पूरे छत्तीसगढ़ में आप जांच करवाएंगे तो आधे से अधिक कांग्रेस के विधायक, पूर्व मंत्री या कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी इस योजना और इस स्कीम का लाभ लिए हैं। सेम उसी तारतम्य में आज अमरजीत भगत जी जो हैं, और वो लगातार अलग अलग मामलों में और फंसते जा रहे हैं उसमें कि बिल्कुल जीता जाता नया मामला है। बाकी मोगरा और बालकों की इस वर्ष भी नहीं मिली जोन की सौगात। पार्किंग विहीन रेलवे के सेकेंड एंट्री आने जाने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी। सेवानिवृत्त कोल कर्मियों को रेंट पर आवास देने पर बनी सहमति। विष्णुदेव सरकार के 100 दिन में प्रदेश में आई खुशहाली। क्या लगता है जिस तरह से रेलवे की स्थिति है, क्या लगता है डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, व्यवस्थाएं सुधरेंगी? बिल्कुल निश्चित रूप से व्यवस्था सुधार की ओर काम चल रहा है और डबल इंजन की सरकार है और हम लोग को चाहिए 3 इंजन की सरकार। कोरबा से भी एक इंजन उसमें लग जाए तो निश्चित रूप से विकास के जो नए आयाम हैं उसको गति मिलेगी। और रेलवे के अंदर में इस समय आपको उमेश भाई जानकारी दूंगा कि पूरे भारतवर्ष में रेलवे के विस्तार का काम चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम कोरबा में चल रहा है। इस कारण समय सीमा, गाड़ियों की आवाजाही में कई बार बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो रही है। और हमारी राज्यसभा की सांसद दीदी सरोज पांडे जी और कोरबा की पालक सांसद थी, उन्होंने लगभग बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के भेजे हुए हैं जिसके ऊपर में काम चालू हो गया है। तो आने वाले समय में स्थानीय लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत विद्यालयों में जीर्णोद्वार का बड़ा भ्रष्टाचार। पूर्व की सरकार में हुए थे काम, इंजीनियर नहीं हेडमास्टर ने बताई छत की गुणवत्ता तो ठेकेदार ने ढलाई न करके स्कूल के भवनों पर लगा दिए टीन के सेट। क्या लगता है ये 2 दिन पहले की खबर है पसान की, यहाँ पर गंभीर चोटें लग गई बच्चों को। क्या लगता है ऐसे ठेकेदारों पर उस समय जिस तरह से पूरा खेल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे डीएमएफ की राशि का? देखिए उमेश भाई, ये बहुत गंभीर मामला है जी। मतलब ये मामला है कि स्कूल, और ऐसा ही मामला बहुत सारी आंगनबाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलेगा जी। कौन है ठेकेदार जी? स्कूल के हेडमास्टर की क्या भूमिका थी? मैं आपको एक जानकारी डालना चाहूंगा जी। मरम्मत का पैसा बहुत सारे स्कूल में और आंगनबाड़ियों में प्रभारियों को भी आता है जी। मरम्मत के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है जी। एक ऐसे ठेकेदार को जो शेड लगाना है कि नहीं लगाना है, और शेड इतनी हाइट में लगाने के बाद में ऊपर से रोकने की क्या व्यवस्था की गई थी, तो
ये सिर्फ अखबार की सुर्खियों में आप लोगों ने इस खबर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, ठीक है, और लगातार इसके ऊपर में सब लोगों ने घोषणा कर दी कि इसकी जांच कराई जाएगी। इसमें एक्चुअल जांच होनी चाहिए, और चाहे दोषी इंजीनियर हो, दोषी हेडमास्टर हो या दोषी ठेकेदार हो, उसके ऊपर में विधि सम्मत अगर कार्रवाई होती है तब कहीं ना कहीं बाकी लोगों में आने वाले समय के लिए, क्योंकि आप नौनिहालों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बच्चे आप भोजन कर रहे हैं, बाहर हवा चल रही है और अचानक सेट गिर गया, वो एक ईश्वर का ये समझिए चमत्कार मानिए कि किसी बच्चे को ऐसी चोट नहीं लगी। जी जी बिल्कुल, देव योग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मल्टी लेवल पार्किंग खंडहर में हो रही तब्दील, पार्किंग के लिए पावर हाउस रोड पर जगह की कमी। क्या लगता है भैया, मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, उसका उपयोग नहीं हुआ, क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए वहाँ पे, क्या बनाया जाए कि उसका उपयोग हो, इतने पैसे लगे हैं तो? देखिए, मल्टी लेवल पार्किंग जी को लेके लगातार अलग अलग विषय आते रहे हैं जी। खनिज न्यास मद से जी और उपरोक्त मल्टी लेवल पार्किंग बना था जी। अभी पिछले पूरे 5 साल जी सत्ता के हर एक मुकाम पे कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, चाहे महापौर जी हो, चाहे विधायक मंत्री जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे प्रदेश में सरकार हो। बिल्कुल। अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो उस मल्टी लेवल पार्किंग का या तो उपयोग या उसका और कोई उपयोग हर बार बजट में और इसमें प्रस्ताव में लाते थे। मेरा कहना है कि महापौर जी ने और सामान्य सभा से पास करके कलेक्टर के पास भेज दिया, कलेक्टर ने राज्य शासन को भेज दिया, तो राज्य सरकार भी आपकी है, तो आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी, सांसद जी की बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं थी। आने वाले समय में आप देखिएगा कि उस मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग और किस तरीके से हमारी सरकार में होगा। बिल्कुल। बीच में तो बताया जा रहा था वहाँ पे कुछ बच्चों का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, कभी कुछ कहा जाता है। देखिए क्या है, हर आदमी अपने हिसाब से वहाँ पे प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट बना के देता था। अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार है और इस सरकार में जो सार्वजनिक उपयोग के लिए वो चीज बनी है और उसका उपयोग उसी तरीके से होगा, उस दिशा में काम चल रहा है। आपके वार्ड के पास का ही मामला है? जी, मेरा हमारे वार्ड का ही मामला है। वार्ड का ही मामला है। क्या लगता है वहाँ पे क्या होना चाहिए जिसका उपयोग अच्छे से हो जाए? देखिए, निश्चित रूप से एक मानिएगा कि जो बेसमेंट है वो आज भी रिक्वायर्ड है पार्किंग के लिए। अगर नगर निगम और यातायात विभाग एक साथ एक प्रयास करे और व्यापारियों के साथ मीटिंग करके जो पावर हाउस रोड में जाम की समस्या है वो बेसमेंट एटलीस्ट पार्किंग के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद में ऊपर का एक तला जो है, फर्स्ट फ्लोर जिसको अपन बोलते हैं, उस पर अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाए जिससे लोगों को मूलभूत चीजों को वहां व्यवस्था हो। एक फ्लोर पे अगर गवर्नमेंट का या प्राइवेट कम गवर्नमेंट पीपीपी मोड पे अगर कोई हॉस्पिटल आ जाता है तो तीनों चीजों का लाभ लोगों को मिलेगा। बिल्कुल। विभागीय अस्पताल में समय के साथ घट रही सुविधाएं, निजी अस्पतालों की लगा रहे दौड़, कंपनी की अस्पताल में सुविधा नहीं, कर्मी कोरबा व बिलासपुर में करा रहे ज्यादा इलाज। क्या लगता है जिस तरह से ACCL के अस्पताल है लेकिन अधिकतर अपोलो या NKH में जाते हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। देखिए क्या है, केंद्र सरकार और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके लिए हर वर्ष उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके मनोरंजन के लिए और करोड़ों रुपए खर्च करती है। स्वास्थ्य एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरत का विषय है और कहीं ना कहीं आदमी को अच्छा स्वास्थ्य या अच्छे अस्पताल की आवश्यकता होती है। इसी क्रम में ACCL के प्रत्येक प्रतिष्ठानों में उनके निजी अस्पताल ACCL के अस्पताल बने हैं और जो आसपास के प्रभावित लोग हैं वो भी उस अस्पताल का लाभ लेते हैं। लेकिन अभी आप देखने को आएगा कि धीरे धीरे डॉक्टरों की लगातार कमी होती गई, प्रबंधन के द्वारा अस्पतालों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो थर्ड पार्टी जो हॉस्पिटल है, आज चाहे वो कोरबा के अंदर में NKH हॉस्पिटल है, अपोलो है, इस तरीके की एजेंसियों के साथ में टाई अप करके अपने कर्मचारियों को प्रयास कर रहे हैं सुविधा दिलाने का, लेकिन स्थानीय लोग उस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। बिल्कुल। साय सरकार के 100 दिन पूरे, मंत्री देवांगन बोले प्रदेश में आई खुशहाली, ज्योत्सना पर लगाया DMF के कार्यों में कमीशन खोरी का आरोप, जयसिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप, भाजपा में लेने का सवाल नहीं। क्या लगता है ये कैसा रहा साय जी का 100 दिन का पूरा, ये सरकार का 100 दिन हो गए पूरे? देखिए, सरकार को 100 दिन हो गया है और एक आम आदमी में सरकार को लेके संतुष्टि का भाव है। उनको मन में एक चीज है कि हमारी अपनी सरकार है,
आपको अब देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं थ्रेटनिंग हो रही है। आपको किसी का भय दोहन करने का कोई आपको मामला नहीं आएगा। भ्रष्टाचार का एक सिंगल मामला नहीं है। लोगों में खुशहाली है। 3100 रुपये धान का पैसा मिल रहा है। पुराना बचा हुआ बोनस का पैसा मिला है। महतारी वंदना का 1,000 रुपये स्कीम का पैसा मिला है। तो उनको लग रहा है कि जो सरकार आई है, जो बोली थी मोदी जी की गारंटी वाली सरकार आई है, वो पूरा कर रही है। तो 100 दिन लोगों के बीच में, और ये 100 दिन आए हैं अभी, आने वाले समय में 1000 दिन और 10,000 दिन, मतलब 5 साल का जब कार्यकाल पूरा होगा तो लोगों को भाव आएगा कि नहीं, ये सरकार की बार बार रिपीटेशन होना चाहिए। इन्हीं 100 दिनों में कोरबा को 2 बड़ी सौगातें मिली, एल्युमिनियम पार्क की और एलिफेंट कॉरिडोर के लिए। देखिए क्या है, इसके पहले भी हमारे यहाँ से मंत्री थे। आज जैसे ही हमारे कैबिनेट मंत्री और भैया लखनलाल जी देवांगन ने और बजट सत्र में और कोरबा के विशेष मांगों को रखा, और पहली बार हुआ है कि तत्काल उसकी स्वीकृति हो गई। हाँ, 15-20 सालों से नहीं तो इसी विषय पर चर्चा चलती थी। बिल्कुल। कटघोरा वन मंडल में 48 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों को किया सतर्क। क्या लगता है अभी जैसे एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की योजना चालू हो गई है, कितना लाभ मिलेगा? लगातार हाथी और मानव का द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। देखिए क्या है जी, हाथी अपनी जगह में है जी, और हम हाथी प्रभावित क्षेत्रों में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं जी। शहरीकरण के कारण ये सारी समस्याएं आ रही है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है जी। और एलिफेंट कॉरिडोर बनने से निश्चित रूप से हाथियों के संरक्षण में एक बड़ी मदद मिलेगी। और जो आए दिन एक खबर आती है कि हाथियों ने यहाँ डैमेज किया, यहाँ नुकसान पहुँचाया, तो उन सारी चीज़ों से मुक्ति लोगों को मिलेगी। बिल्कुल। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी का आज कटघोरा विधानसभा में सघन जनसंपर्क। क्या लगता है भैया, दोनों फिर उसी विषय पे आते हैं, कोरबा की लोकसभा के विषय में। क्या लगता है ज्योत्सना महंत के पीछे डॉक्टर चरणदास महंत, जो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी कहे जाते हैं, क्या लगता है क्या होगी स्थिति अब की बार कोरबा लोकसभा की? देखिए, इस स्थिति जो कोरबा लोकसभा की है वो बहुत स्पष्ट है जी। ज्योत्सना महंत जी के साथ में निश्चित रूप से चरणदास जी महंत साथ में है, उनकी अर्धांगिनी है जी जी जी। और दीदी सरोज पांडे जी के साथ में जी पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता है जी। उन्होंने एक विषय उठाया कि जब डीएमएफ में भ्रष्टाचार हो रहा था जी, तो मैडम आप कहाँ थी जी? आपके कार्यकाल में और आपके नाक तले भ्रष्टाचार हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, और जिसके ऊपर में लगातार ईडी जांच भी कर रही है। मूलभूत सुविधाओं को लेके आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया? मतलब निकाय में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, और आप स्वयं सांसद, एक भी प्रयास हमने नहीं देखा। बिल्कुल। तो हमने कहीं जब वैसी स्थिति नहीं देखी, आप कब आई कब गई, आम आदमियों से आपका कोई सरोकार नहीं था। तो चुनाव है, वोट अपील करेंगी, लोगों के बीच में जाएंगी, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग चुनावी समर में और चुनावी मैदान पे हैं। और सरोज पांडे जी के साथ में एक लोगों का जो जुड़ाव दिख रहा है और उत्साह है लोगों में उनको लेके। बिल्कुल। मुड़ा पार से कोरबी की बदहाल सड़क में ग्रामीण हो रहे परेशान। क्या लगता है जिस तरह से 5 सालों में सड़कों का जो हाल था, कोरबा टापू बनकर रह गया था, अब क्या लगता है व्यवस्थाएं सुधरेगी? बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा पैसा जी, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से NHAI के नाम का छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं आता, तो यहाँ से रायपुर और रायपुर से बस्तर और रायपुर से अंबिकापुर जाने में आपको 8-8, 10-10 घंटे लग जाते हैं। ये तो धन्यवाद देना चाहिए मोदी सरकार का, जिन्होंने लगभग 27,000 करोड़ से ऊपर की सड़कों की स्वीकृति पूरे प्रदेश में दी है, और जो काम चल रहे हैं। अब स्थानीय जो सड़कें हैं, चाहे वो SECL क्षेत्र की हो, चाहे CACB क्षेत्र की हो, चाहे वो निकाय क्षेत्रों की हो, इसके लिए स्थानीय निकाय को तात्कालिक राज्य सरकार को और इसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए था। नहीं ले पाई हैं, उनका वक्त चला गया है। अब वक्त हमारा है और हमारी सरकार इसके ऊपर में लगातार काम करने के लिए आतुर और कर रही है। बिल्कुल। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बन रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 18 लाख आवासों की स्वीकृति सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है जी। आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचलों में जो ग्रामीण परिवेश वाले मकान है, उनका काम भी चालू हो चुका है जी। शहरी आवास जो है उसकी सूची तैयार की जा रही है, और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद एक आपको दिखेगा कि आवास की कितनी स्वीकृति हो रही है और कितने स्पीड से आवास बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार की गारंटी के आधार पे और जो चीजें बोली है उन चीजों को करने का प्रयास करिए। 18 लाख आवास और वर्सेस 5 साल के जो आवास थे, 5 साल में तात्कालिक सरकार ने 5 लाख भी आवास नहीं बनाए। बिल्कुल।
तो सरकार जाने का मुख्य कारण यही था। एक्चुअल में आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आप सरकार का विरोध करने लग जाते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। CAA का जो मामला है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको हटा देंगे। आप उसमें संशोधन क्या चाहते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा विषय ये है, आप उसमें चाहते क्या है? बिल्कुल, मतलब भारत का देश एक ऐसी धर्मशाला बन के रह गया है जिसमें कोई भी बैग उठाए आके रहने लग जाए, हम उससे ना पूछे कि भैया कौन हो। बिल्कुल, तो हमारे घर में या आपके घर में कोई आदमी ऐसे बैग उठा के आके रहने थोड़ी लगेगा। पड़ोस में आता है तो आदमी पूछता है। बिल्कुल, तो उसके ऊपर में परेशानी क्यों है, समझ का विषय नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत बिल्कुल तय है कि अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से ये जितने ज्यादा से ज्यादा घुसपैठी, क्योंकि आज तक सरकार उनके भरोसे बनाते आए हैं। बिल्कुल, इसी शायद सरकार में एक और अच्छी योजना हुई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनेंगे उसमें रेत मुफ्त में मिलेगी। बिल्कुल, देखिए बहुत समय से अखबार पे अब खबर नहीं आ रही है कि रेत माफिया ने ये किया रेत में लगभग 3 महीनों जब से सरकार आने के बाद में सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया कि रेत घाटों को व्यवस्थित करके संचालन चालू किया। आपको एक बात बताना चाहूंगा, और मैं उमेश भाई, पहले रेत माफिया रेत घाट चला रहे थे, आज सरकार के अधीनस्थ एजेंसी रेत घाट चला रही है। आप जाके देखिए, कुदुरमाल की रेत घाट है, चाहे कटबितला की है, चाहे भिलाई खुर्द की है, और लोगों को आसानी से और व्यवस्थित 1 नंबर में और रॉयल्टी के साथ में रेट उपलब्ध हो रही है। उसी क्रम में आवास योजना के जब अभी मकान आचार संहिता के बाद चालू हो जाएंगे, उसका भी गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया है कि उस स्वीकृति में इतनी रेत लगनी है और उतनी रेत के लिए उसको पर्ची जारी की जाएगी और वो अपना रेत का परिवहन कर लेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।